डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड भाजपा को मिल गया नया प्रदेश अध्यक्ष। आदित्य साहू बने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने की औपचारिक घोषणा। बीजेपी ने झारखंड में ओबीसी बिरादरी से अध्यक्ष बनाकर दिया बड़ा रणनीतिक संदेश। बीएमसी चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला। देश के सबसे अमीर नगर निगम के लिए होने वाली वोटिंग में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। संभल में हुआ बुलडोजर एक्शन। ग्राम बिचौली में बीघा सरकारी बीज जमीन पर बुलडोजर से हटाया गया अवैध कब्जा। संभल में सरकारी भूमियों का सीमांकन जारी। संभल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट का आदेश। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का दिया आदेश। हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर दिया आदेश। झारखंड की राजधानी रांची से 12 दिन से लापता मासूम अंशिका बरामद। रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद हुए दोनों बच्चे। मामले में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राज्यसभा सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू आधिकारिक तौर पर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। मालूम हो कि बीते रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कल नामांकन प्रक्रिया के दौरान आदित्य साहू एकमात्र उम्मीदवार रहे, जिनके बाद उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया था। केंद्रीय मंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक जुएल ओराम ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। आदित्य साहू के ओबीसी समुदाय से आने के कारण उनके चयन को सामाजिक संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अध्यक्ष बनाए जाने से राज्य भर के पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। आदित्य साहू की तापजोशी और जरिए बीजेपी ने नई बड़े राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है। एक बड़ा संदेश ये भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार की ही तरह झारखंड में भी ओबीसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ेगी। यूपी में पंकज चौधरी और बिहार में संजय सरावगी के बाद अब झारखंड के भी बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया है। राज्य में ओबीसी आबादी 50% से अधिक आंकी गई है। बीजेपी के कई विधायक भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने राज्य की राजनीति में जातीय संतुलन बैठाने का प्रयास भी किया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। वहीं आदित्य साहू के रूप में बीजेपी ने संगठन को ओबीसी चेहरा दिया है। इससे पहले भी बीजेपी ने यही प्रयोग किया था कि जब ओबीसी नेता रघुबर दास और आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी। राज्य में आदिवासियों की संख्या करीब 25% है। ऐसे में बीजेपी ने आदिवासी और ओबीसी नेतृत्व को आगे किया है। बता दें कि अब तक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश अध्यक्ष पद का कमान संभाल रहे थे। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी समय से कवायद चल रही थी। अगली खबर का रुख करेंगे जहां बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मोहर लगी है। इसमें बिहार भवन मुंबई के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति, दरभंगा हवाई अड्डे के पॉस लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के लिए 50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति और रोहतास सीमेंट फैक्ट्री में 1.5 मिलियन टीडीपी क्षमता की सीमेंट निर्माण इकाई स्थापना के लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति शामिल है। इन स्वीकृतियों से बिहार के विकास को गति मिलेगी। बिहार भवन मुंबई के निर्माण से राज्य के लोगों को मुंबई में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण से राज्य के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रोहतास सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट निर्माण इकाई स्थापना से राज्य में सीमेंट उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार कैबिनेट की इन स्वीकृतियों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार की इन पहल से बिहार के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और राज्य का विकास होगा।
बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदाता वोटिंग करने के लिए निकलेंगे, जहां महायुति और दोबारा साथ आए ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस चुनाव पर देश भर की नजर इसलिए भी रहती है क्योंकि बीएमसी सबसे अमीर नगर निगम है। इनका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। प्रचार के आखिरी दिनों में यह चुनाव मराठी बनाम गैर मराठी की बहस पर अटका। इस विवाद को बीजेपी नेता अन्नामलाई की टिप्पणी से भी हवा मिली। उन्होंने कहा था कि मुंबई केवल महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि एक वैश्विक शहर है, लेकिन फिर भी इसकी हालत खराब है। इस पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए। उन्होंने अन्नामलाई को रसमलाई कहा। इतना ही नहीं, लुंगी पुंगी बोलकर मजाक भी उड़ाया। राज ने कहा कि बाहरी राज्यों के नेता मुंबई को लेकर इस तरह की टिप्पणी ना करें। जमीनी स्तर की बात करें तो 69 सीटों पर शिवसेना और शिंदे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। इससे शिवसेना की विरासत का असली दावेदार तय हो सकता है। वहीं शिवसेना 97 सीटों पर बीजेपी से भिड़ रही है, जबकि कांग्रेस 88 सीटों पर बीजेपी का सामना कर रही है। वहीं शिंदे की शिवसेना का सामना 18 सीटों पर एमएनएस से और 53 सीटों पर कांग्रेस से होगा। वहीं बीजेपी और एमएनएस के बीच लगभग 35 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। महिलाओं को लुभाने के लिए ठाकरे बंधुओं ने अपने घोषणा पत्र में बेस्ट बस किराए में 50% की छूट और छोटे व्यवसाय के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए के ऋण का वादा किया है। देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को धमकी देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम रील में युवक ने विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे शब्द कहे। पुलिस धमकी देने वाले युवक की पहचान में जुटी है। वीडियो वायरल होते ही इलाके में आक्रोश है। वहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। दरअसल सरकारी भूमि पर मजार होने की जांच की मांग विधायक द्वारा मुख्यमंत्री से करने के बाद कार्रवाई की गई थी। एएसडीएम कोर्ट में मजार कमेटी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी थी। संभल तहसील क्षेत्र के ग्राम बिछौली में सरकारी भूमि पर किए गए अनाधिकृत कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार संभल धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर गांव में स्थित विभिन्न सरकारी भूमियों का सीमांकन कराया जा रहा है। सीमांकन की कार्यवाही के बाद अवैध कब्जा हटाना शुरू हो गया। इस दौरान मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ प्रशासनिक टीम मौजूद रही। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि कुल लगभग 20 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। चिन्हित अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्यवाही की गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं तहसीलदार ने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिस्सा से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद नया मोड़ आ गया है। चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश हिंसा में घायल युवक के पिता यामीन की याचिका पर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था। उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कमर हुसैन ने बताया कि याचिकाकर्ता यामीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संभल अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुकदमा दर्ज करके 7 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत भी कराना है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम अंश और अंशिका की खोज आखिरकार पूरी हो चुकी है, जिन्हें रांची पुलिस ने रामगढ़ सुरक्षित खोज लिया है। वहीं इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने दोनों बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है।
फिलहाल बच्चों के मिलने की खबर से उनकी मां और परिजनों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के एसपी खुद रामगढ़ पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। इसके अलावा अभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा गांव में हुए आयुष कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी के पिता प्रेम कुमार और मामा अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल कुमार को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पूर्वी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अलय वत्स ने बताया कि 27 वर्षीय आयुष की गोली मारकर हत्या के बाद एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया था, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह प्रेम विवाह से उपजा पारिवारिक विवाद था। आयुष उर्फ जयराम कुमार ने गांव के ही तनु कुमारी से प्रेम विवाह किया था। उससे उसे ससुराल पक्ष खासकर पिता प्रेम कुमार नाराज थे। बेटी का प्रेम विवाह उन्हें मंजूर नहीं था और इस संबंध में उन्होंने पहले थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। शादी के कुछ समय बाद दंपति ससुराल के ही पास रहने लगे, जिससे विवाद और गहरा हो गया। आरोप है कि इसी रंजिश में प्रेम कुमार ने अपने साले अभिषेक कुमार और अन्य के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। रविवार रात आरोपी घर में घुसे और तनु की आंखों के सामने प्रेम कुमार ने आयुष को 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने अपने पिता और मामा पर हत्या का सीधा आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जहां छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित बैंक में हुए गबन मामले की अब ईओडब्ल्यू जांच करेगी। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बैंक में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारिता व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों का विश्वास सर्वोपरि है और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अधिकारी सेवा में हो या सेवानिवृत्त, कानून अपना काम करेगा। केदार गुप्ता ने बताया कि सहकारी बैंकों में हुए 150 करोड़ केसीसी घोटाले में किसानों के नाम पर फर्जी लोन लेकर राशि निकाली गई थी। इस घोटाले की वसूली के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति को बेचकर राशि की रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर बैंक में 43 करोड़ और बरमकेला शाखा में लगभग 9.91 करोड़ का गबन सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा अपेक्स बैंक में नवाचार और सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण अब केसीसी खाते से डायरेक्टर कैब डेबिट की संभावना समाप्त कर दी गई है। हाउसिंग लोन और एटीएम कार्ड जैसे बदलाव भी लागू किए गए हैं। बैंक ने अब तक किसानों को 11.20 लाख एटीएम कार्ड जारी किए हैं, जिससे रोजाना 40,000 रुपए तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और सेना दिवस के पावन अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र इतिहास रचने जा रहा है। 15 जनवरी को राजधानी रायपुर में देश का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक वंदे मातरम गायन आयोजित किया जाएगा। इसमें एक साथ करीब 5 लाख कंठों से वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। इस भव्य आयोजन में रायपुर और बलौदा बाजार भाटापारा जिले के लगभग 3000 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान एक साथ सहभागी बनेंगे। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के मन में भारत माता के प्रति सम्मान, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाए गए वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व से नई पीढ़ी को जोड़ना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन सुभाष स्टेडियम रायपुर में होगा, जहां करीब 20,000 युवा एक स्वर में वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस अवसर पर डाक परिमंडल द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आधारित विशेष पिक्चर पोस्ट कार्ड का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत
सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सांसद ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर इस ऐतिहासिक आयोजन को यादगार बनाएं। अमृतसर के माना सिंह चौक में मौजूद गली चूर सिंह में मंगलवार देर रात लोहड़ी के त्योहार का जश्न मातम में बदल गया, जब एक रिहायशी घर में भीषण आग लग गई। इस दुखद हादसे में 85 साल के बुजुर्ग खजान सिंह और 30 साल की दिव्यांग लड़की नवदीप कौर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दुख की लहर दौड़ गई। शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने के कारण लोहड़ी के मौके पर जलाई गई अलाव से निकली चिंगारी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अलाव से निकली चिंगारी उड़कर घर के अंदर रखे कपड़े और दूसरे ज्वलनशील सामान पर गिर गई, जिससे कुछ ही पलों में आग ने भयानक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि घर में भारी मात्रा में ज्वलनशील सामान मौजूद था, जिससे आग बहुत तेजी से फैल गई। जब आग लगी तो घर में कुल 5 लोग मौजूद थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से एक की हालत नाजुक गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बुजुर्ग खजान सिंह उठ नहीं पा रहे थे, जिससे वह बाहर नहीं निकल सके। रात करीब 1 बजे तक उन्हें सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई, लेकिन गली दंग होने की वजह से फायर गाड़ियों को करीब 100 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा। इसके बाद कर्मचारियों ने पाइप बिछाकर आग बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की जान जा चुकी थी। प्रयागराज के संगम की रेत पर आस्था के विशाल पर्व माघ मेला में साधु संतों के साथ भक्ति के रंग नजर आ रहे हैं। इसी माघ मेला क्षेत्र को अब एक प्राइवेट स्कूल ने अपनी छात्राओं के लिए एक प्रैक्टिकल शिक्षा का केंद्र बना दिया है, जहां धार्मिक योजनाओं आयोजनों की जानकारी दी जा रही है। स्कूल प्रशासन ने छात्र छात्राओं को माघ मेला क्षेत्र में लाकर इसकी परंपराओं से रूबरू कराया। विवेकानंद जयंती के अवसर पर छात्राओं ने स्वच्छता का संदेश नाटक के माध्यम से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दिया। उन्होंने बताया कि माघ मेला में स्वच्छता क्यों आवश्यक है, व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं, मेले का महत्व क्या है। इसके अलावा क्षेत्र में बहने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती की परंपरा, अखाड़ों का स्वरूप तथा कल्पवास क्या होता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। माघ मेला पहुंची छात्राओं को प्रयागराज संगम अरेल घाट पर मेले के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने छात्राओं के साथ आस्था के इस केंद्र का भ्रमण किया। प्रिंसिपल के अनुसार, हम अपने स्कूल के बच्चों को माघ मेला का महत्व, पारंपरिक आयोजन और 3 नदियों के संगम के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि वे अपनी संस्कृति से जुड़ें। स्कूल प्रशासन का कहना है कि कॉपी की किताबें बातों को जीवंत बनाने के लिए बच्चों को मेले में लाया गया, ताकि वे अपनी संस्कृति और आयोजनों से परिचित हों। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व में 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान संपन्न कराने के बाद अब मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए कमर कस ली है। इसके लिए स्नान घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए घाटों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का प्रशासन का अनुमान है। माघ मेला 2024 में 28.95 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार लगभग 3 गुना अधिक श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को देखते हुए मेला प्रशासन ने भी भीड़ प्रबंधन का मेगा प्लान तैयार किया है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि भीड़ प्रबंधन एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत इस बार 42 अस्थायी पार्किंग विकसित की गई हैं, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। माघ मेला 2025 और 2026 में कुल 12,100 फीट लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है, जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, चेंजिंग रूम, पॉल, कौसा, शौचालय आदि उपलब्ध हैं। मेला अधिकारी के अनुसार माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8,000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में दोनों नदियों में गिरने वाली सभी 81 नालों की टैंपिंग की जा चुकी है। निरंतर गंगा जल की मॉनिटरिंग हो रही है। शासन के निर्देश पर माघ मेले में स्वच्छता
सुरक्षा और सुगम परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है। माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। नगर एवं मेला क्षेत्र में पूर्व से स्थापित सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त एआई युक्त कैमरों सहित 400 से अधिक कैमरों के माध्यम से क्राउड मॉनिटरिंग, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, स्वच्छता एवं सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था की गई है। ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ जनता का हल्ला बोल जारी है। जनता सुप्रीम नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब तक विरोध प्रदर्शनों में 2500 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कतर ने हालात को शांत करने की कोशिशों का समर्थन किया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के सुरक्षा अधिकारियों से फोन पर बातचीत के बाद कहा कि दोहा तनाव खत्म करने और शांतिपूर्ण समाधान की सभी कोशिशों के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मदद आ रही है और उन्होंने ईरान में रह रहे अमेरिकियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वह कार्रवाई किस तरह की करेगा। ट्रंप ने कहा, अगर उन्हें फांसी दी गई तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो अब तक नहीं देखा गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। उन्होंने ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा आरोप लगाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।